Good morning, everyone. Welcome to my channel Dhwani Classes. Today, in this lecture, we have to discuss class 8 NCERT books, history, third chapter, ruling the countryside. So, as we know that in 8th class, we are reading the uh, medieval century in history. Medieval century, it means that we can say that the 8th class standard history started after the 1707 औरंगजेब डेथ, है ना। इस 8th क्लास के हिस्ट्री के चैप्टर में हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में बेसिकली जो मुग़ल रूलर्स हैं उनका लास्ट डेकेड्स और ये सब पढ़ते हैं। एंड हिस्ट्री में 8th क्लास में हमारा बेसिकली ये होता है कि जो किस तरह से ब्रिटिशर्स 1600 में यहाँ पर आए और उन्होंने आकर फॉर द ट्रेड दे कैम हेयर, बट दे एस्टैब्लिश देयर रूट इन आवर कंट्री इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेस, है ना। ये स्टार्ट हो गया था। ये ब्रिटिशर्स ने इस तरह से धीरे धीरे पॉलिटिकल रूट्स जो है, पॉलिटिकल जड़ें हमारी कंट्री में जमाना स्टार्ट कर दिया। सो हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड में बेसिकली द टाइटल इज शोइंग हियर दैट द रूलिंग द कंट्री साइड, मतलब किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के जो इंटरनल पार्ट में, इंटरनल जो प्लेसेस हैं, जो मेन जो प्रेसिडेंसीज थी या फिर जो मेन सिटीज़ हुआ करती थी, उसमें धीरे धीरे कैसे उन्होंने पॉलिटिकल रूट्स को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। सो ये जो चैप्टर है इसकी बिगनिंग ये होती है कि किस तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कि जो ब्रिटिशर जब यहाँ पर आए थे 1600 में, तो उन्होंने वहाँ की जो महारानी जो थी उनसे एक परमिशन लेटर लिया, जिसको कह सकते हो फरमान उसको कहते हैं। तो उन्होंने लिया और उसमें कहा था कि हम इंडिया में जाकर ट्रेड करना चाहते हैं। तो ट्रेड के पर्पज़ से वो यहाँ आए, बट वो धीरे धीरे यहाँ पर स्टैब्लिश होने लगे। उन्होंने देखा समझा इंडिया के जो रूलर्स थे उनकी जो वीक पॉइंट है, उनकी वीकनेस को समझा और धीरे धीरे यहाँ पर वो स्टैब्लिश हो गए। सो अब इस चैप्टर में हम जो बेसिकली पढ़ेंगे कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किस तरह से उन्होंने कंट्री में धीरे धीरे रूल्स, स्लो प्रोसेस से रूल्स करना स्टार्ट कर दिया। सो ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करूंगी और उसके बाद ये 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। अभी आज 3 पॉइंट्स पे मैं बेसिक आपको बताऊंगी। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स थी, जो लैंड सेटलमेंट था वो क्या था, मुनरो सिस्टम क्या था। फिर हम इसमें रिवेलियन पढ़ेंगे, ब्लू रिवेलियन पढ़ेंगे, इंडिगो रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, इंडिगो रिवोल्ट क्या था, इंडिगो रिवोल्ट किससे रिलेटेड था, ये हम बेसिकली आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। फर्स्ट वीडियो आज इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स पर फोकस करना चाहती हूँ, 3 पॉइंट्स आपको क्लियर करवाना चाहती हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द कंपनी बिकम्स द दीवान। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि कंपनी बिकम्स द दीवान, यानी कंपनी ने पहले क्या था कि जो कंपनी ने, यानी यहाँ पर एक ईयर दिया हुआ है 1765, ठीक है। इसके पहले क्या था कि 1765 के पहले कंपनी जो थी वो रूल्स तो कर रही थी कंट्री में, लेकिन वो केवल ट्रेड के पर्पज से कर रही थी। केवल उसका एक क्राइटेरिया इतना था कि वो एक ट्रेडिंग कंपनी है और जो यहाँ के एम्परर्स थे उनसे एक जो कहना चाहिए आपस में एक कोऑर्डिनेशन से और इस तरह से वो वर्क कर रही थी। बट 1765 में क्या हुआ कि जो 12 अगस्त 1765 की एक है ये इंसिडेंट। इसमें क्या हुआ कि जो मुगल एम्परर थे, है ना, उस समय के जो मुगल एम्परर 1765 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान ऑफ बंगाल बना दिया, ठीक है। अब दीवान ऑफ बंगाल यानी, एक मिनट इस पर थोड़ा सा मैं मैप शॉर्ट में छोटा सा मैप बना के बताऊंगी। ये हाफ मैप हो गया है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो यहाँ का पार्ट है इंडिया का, है ना, दीवान ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का उनको क्या बना दिया गया, दीवानी दे दी गई। और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उस समय वो थे रॉबर्ट क्लाइव,
ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की ओर से जो जनरल गवर्नर जनरल हुआ करते थे, फिर वायसराय, उन्होंने वायसराय भी में भी कन्वर्ट हो गया, वो धीरे धीरे हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे उस समय यहाँ पर उन्होंने इसकी पूरी कमान संभाली, और कुछ इंग्लिश पर्सनस, कुछ इंग्लिश मैन भी थे, कुछ इंग्लिश पर्सनस भी थे, वो सबके मतलब ये सब मिलकर उन्होंने एक ये दीवान ऑफ बंगाल इनको बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक प्रकार से कैसे वर्क करना चालू कर दिया कि जो लैंड मैटर्स होते थे, वहाँ के जो भूमि से संबंधित जो भी मैटर्स होते थे, या कह सकते हो कि वहाँ के रेवेन्यू कलेक्शन के जो भी मैटर्स होते थे, उनको उन्होंने धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से कैप्चर करना शुरू कर दिया। अच्छा, दीवान बनने के साथ साथ क्या हुआ कि कंपनी जो थी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गई। अब जब दीवान बन गई है, रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी, उस पर भी कंट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गई। यानी चीफ फाइनेंशियल, यानी जो फाइनेंस से रिलेटेड सारे मैटर होते थे वो कंपनी ने देखना स्टार्ट कर दिया, पहली बात। दूसरी बात कि इसी के अंतर्गत जो पॉइंट्स में ये दिया हुआ है कि हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल अलाइन पावर है, अलाइन पावर यानी भले ही उन्होंने इंडिया के कुछ एम्परर्स को उसमें इंक्लूड किया या इंडियन पीपल्स को कुछ इंक्लूड किया, बट जो अलाइन पावर, टोटल पावर जो था, दे आर इन द हैंड ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के हाथ में, कंपनी के हैंड में पूरा ये पावर चला गया। तो ये पॉइंट क्या डिनोट करता है? ये पॉइंट डिनोट करता है कि कंपनी किस तरह से बंगाल मतलब दीवान ऑफ बंगाल बनी, बंगाल का दीवान बनी। उसके बाद स्लो प्रोसेस से कंपनी ने वहाँ के लैंड मैटर पर अपनी कंट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये पॉइंट था। फिर सेकंड पॉइंट है रेवेन्यू फॉर द कंपनी। अब फिर से देखिए, इससे रिलेटेड इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं कि कंपनी ने कैसे रेवेन्यू कलेक्शन का काम स्टार्ट कर दिया, है ना। हम सभी जानते हैं, वी नो दैट द कंपनी कैम हेयर फॉर एज अ प्राइमरी ट्रेडर। कंपनी जब यहाँ पर आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फॉर ट्रेडिंग, वो लोग यहाँ पर ट्रेडर के तौर पर आए थे, यानी ट्रेडिंग के तौर पर इन्हें प्रीशियस स्टोन ले जाते थे, देन अदर थिंग्स यहाँ से लेकर जाते थे, स्पाइसेस लेकर जाते थे, है ना, रॉ मटेरियल फॉर्म में, और वहाँ कन्वर्ट करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब कंपनी को केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से उतना बेनिफिट नहीं होता था, तो उन्होंने धीरे धीरे स्लो प्रोसेस से क्या करना शुरू कर दिया कि रेवेन्यू कलेक्शन शुरू कर दिया। रेवेन्यू कलेक्शन कैसे शुरू किया कि उन्होंने कि जो कॉटन और सिल्क क्लॉथ है ना, पहले क्या होता था कि कॉटन, हमारे यहाँ पर कॉटन बहुत अच्छी क्वालिटी का, आज भी क्वालिटी कॉटन का जो प्रोडक्शन है इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और पहले सिल्क का जो है प्रोडक्शन वो भी बेटर क्वालिटी का होता था। तो उस कंडीशन पर यहाँ से वो चीप रेट में ले जाते थे, और गुड्स को कन्वर्ट करके यहाँ पर रेडीमेड फॉर्म में जब सेल करते थे तो उसका प्राइस वो ज़्यादा करते थे। ब्रिटिशर्स ऐसा वर्क किया करते थे। इस तरह से उन्होंने इंडिया की जो कहना चाहिए एग्रीकल्चर, उसको भी धीरे धीरे हार्म किया, धीरे धीरे उसको स्पॉइल करना स्टार्ट कर दिया था। सो यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन का काम जो है, अभी क्या हुआ कि जो कंपनी है उसने धीरे धीरे बंगाल का दीवान बनने के साथ साथ कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब इसी कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में क्या हुआ कि 1770 का इंसिडेंट है ना। अब जब रेवेन्यू कलेक्शन का काम किया है तो ऑब्वियस है कि जो फार्मर्स हैं उन पर बर्डन होगा। अब हुआ क्या कि 1770 में बंगाल में फेमाइन आया। अब वहाँ पर बंगाल में कई लोग, कई मिलियन पीपल्स जो थे उस समय फेमाइन के कारण मारे गए, लेकिन कंपनी जो थी वो अपना कंटिन्यूसली अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करती रही, और इसके कारण से वहाँ के पीपल्स जो थे वो सफ़र्ड हो गए, और पीपल्स पर हाई बर्डन हो गया, वहाँ के फार्मर्स पर हाई बर्डन हो गया रेवेन्यू को डिपॉजिट करने का। ठीक, तो इस तरह से कंपनी ने पॉलिटिकल रूट्स यहाँ पर एज अ बंगाल दीवान उन्होंने स्टार्ट कर दी। अब बात करते हैं नया टॉपिक इसमें दिए, मैंने थर्ड पॉइंट यहाँ लिखा है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, है ना। ये पॉइंट इसलिए कि जो अब कंपनी ने क्या देखा, अब उनको तो ट्रेड से मतलब है, यानी यहाँ के मार्केट से उनको रॉ मटेरियल की नीड्स थी, है ना। अब रॉ मटेरियल की नीड्स थी तो अब वो क्या चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल यहाँ से सप्लाई हो। अब रॉ मटेरियल सप्लाई होने के लिए उनको रिक्वायरमेंट थी कि रॉ मटेरियल कैसे होता, बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। तो उनको इस चीज़ को ये लगा, ब्रिटिशर्स ने ये फील किया कि दैट इट नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर बाय द डिफरेंट वे, है ना। उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि अब क्या किसकी रिक्वायरमेंट है, वी हैव टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर इन अ डिफरेंट वे और अ डिफरेंट मैनर।
कहने का मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर है वो अलग तरीके से किया जाना चाहिए और बेस्ट से बेस्ट एग्रीकल्चर किया जाना चाहिए, है ना। और वही प्रोडक्ट या वही कमोडिटी या वही गुड्स को वो चाहते थे कि वो एग्रीकल्चर में फार्मर जो है वो ग्रो करे, जो जिसकी रिक्वायरमेंट ब्रिटिशर्स को थी। जैसे बेसिकली कॉटन देख लें, हम इंडिगो देखें, हम आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि इंडिगो में क्यों रिवोल्ट हुआ था इंडिगो का। और जो ये जो क्रॉप्स होती हैं, क्या कहना चाहिए, कॉटन और इंडिगो, इनमें इनका जो है ये जब भी क्रॉप्स ग्रो की जाती है तो उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लैंड को फ्री करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब ये क्रॉप्स ग्रो की जाती है तो लैंड अपनी फर्टिलिटी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। लेकिन उन्होंने फार्मर्स पर तो प्रेशर डाला, साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ पर भी प्रेशर डाला कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस हो। सो नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर में क्या है कि वो चाहते थे कि किस तरह से एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए, है ना। तो उन्होंने कुछ सेटलमेंट्स भी की, अभी हम परमानेंट सेटलमेंट्स पढ़ेंगे। सेटलमेंट मतलब कुछ चीज़ें तो अच्छी भी की थी उन्होंने, जैसे कई ऐसी एग्रीकल्चर लैंड थी जो यहाँ फ्री पड़ी थी और बंजर भूमि पर किसान, मतलब आवर इंडियंस वर नॉट आइडेंटिफाई द लैंड, that is the reason they wanted to, Britisher wanted to improve the agriculture, so they need the improving the agriculture for the settlement of the land। मतलब उन्होंने ये सोचा कि लैंड का प्रॉपर सेटलमेंट यदि हो जाता है तो एग्रीकल्चर में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें एक इसी पर्पस पर एक ईयर था 1793। 1793 में क्या हुआ कि परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, इम्पोज किया गया, इम्प्लीमेंटेड किया था। ठीक है, अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या था ये थोड़ा डिटेल में है। तो परमानेंट सेटलमेंट एंड मुनरो सिस्टम और उसकी जो प्रॉब्लम्स हुई थी, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये शॉर्ट लेक्चर है लेकिन आपको समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।